हाँ जी। भारद्वाज क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। पीछे ये एक इमेज है सर सैयद अहमद खां की, जिन्होंने मुसलमानों के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए थे। मुसलमानों में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। इनके दो स्टेटमेंट हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी। एक कथन था कि हिंदू और मुसलमान किसी सुंदर दुल्हन की दोनों आंखें हैं, कि एक आंख हिंदू है और दूसरी आंख मुसलमान है। बाद में विचारों में परिवर्तन आया और फिर कहा ना, सुंदर आंख नहीं, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग देश हैं। ये एक बीज था, यही बीज आगे चलकर एक पेड़ बना। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, अलीगढ़ आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। वो पेड़ बना और उस पेड़ का जो फल लगा वो फल था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। हालांकि इस व्यक्ति ने मुसलमानों के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए थे और सही में अच्छे प्रयास किए थे। और अगर देखा जाए उस एंगल से तो इस व्यक्ति को इतिहास में वो स्थान नहीं मिलता जो इसको मिलना चाहिए। हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की बात कर रहे थे और हिंदू धर्म में, समाज में जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किए थे उसको हम कंप्लीट कर चुके। मुस्लिम समाज में, धर्म में इन बुराइयों को दूर करने के लिए हम मुख्य रूप से चार आंदोलन देखते हैं। एक तो इनका अलीगढ़ आंदोलन, इसके अलावा वहाबी आंदोलन, इसके अतिरिक्त अहमदिया या कादियान आंदोलन और देवबंदी आंदोलन। हालांकि हिस्ट्री में हम ज्यादातर जो चीजें पढ़ते हैं, एक प्रकार से अगर बताऊं आपको तो वो ज्यादातर झूठ का पुलिंदा है। अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप पढ़ोगे तो वो झूठ का पुलिंदा है। और ये जानते हुए भी जब हम एग्जाम देते हैं तो उसमें हमको वही झूठ का पुलिंदा लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो आप आईएएस या आरएएस नहीं बन पाओगे। वो इसलिए है कि इतिहास जो है वो विजेताओं के द्वारा लिखाया जाता है और प्रत्येक जो विजेता होता है वो अपने फेवर की बात करता ही करता है। शुरुआत करेंगे हम एक आंदोलन से और वो है वहाबी आंदोलन। सऊदी अरब में जब आप जाएंगे, आज का जो सऊदी अरब, उस सऊदी अरब में एक व्यक्ति है अल वहाब, उसके द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसको हम वहाबी आंदोलन के नाम से जानते हैं। 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से 1740 1750 ईस्वी के लगभग उनका यह उद्देश्य था कि दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में परिवर्तित किया जाए। मतलब एक शब्द है दार उल हर्ब, उसको किस में बदलें? दार उल इस्लाम। दार का मतलब है घर, हर्ब यानी काफिरों का, काफिरों के घर को दार उल इस्लाम, इस्लाम के घर में बदला जाए। वो आंदोलन फैलता फैलता चलता इधर जब भारत में आया तो भारत में इसका जो पहले मुख्य केंद्र था वो था पंजाब, जहां पर सिखों का शासन था। और भारत में इसको लोकप्रिय बनाया अहमद बरेलवी ने। तो शुरुआत में ये जो आंदोलन था भारत में, ये इसका केंद्र पंजाब था। अहमद बरेलवी ने इसको लोकप्रिय बनाया, सिखों के खिलाफ था कि यहां पर ये जो सिख हैं इनका कन्वर्जन कराना है, कन्वर्ट कराना है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आप तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा रहे हैं, जबकि यहां अगर देखा जाए तो ये कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, और कन्वर्जन भी किस तरीके से? हिंसक तरीके से, जोर जबरदस्ती से। ये कौन सा सुधार हो गया? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वही बात कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब क्यों दिया हुआ है तो सरकारों से सवाल जवाब किया जाए। तो पंजाब इसका मुख्य केंद्र था और यहां सिखों के खिलाफ था यह आंदोलन आरंभ में, कि कन्वर्ट कराया जाएगा इनको। लेकिन बाद में हम ये जानते हैं कि जब डलहौजी, यहां का
गवर्नर जनरल था भारत का 1848 से और 1856 ईस्वी तक। तो डलहौजी के टाइम इस पंजाब का ब्रिटिश भारत साम्राज्य में विलय कर लिया गया था 29 मार्च 1849 को। तो वो वहाबी आंदोलन जो आरंभ में सिखों के खिलाफ था, अब वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, क्योंकि अब सिखों का तो कोई लेना देना नहीं है, अब तो ये क्षेत्र अंग्रेजों के पास चला गया, तो अब अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। इन्होंने जब वो क्रूरता रखी, कन्वर्जन कराते गए जोर जबरदस्ती से, तो अंग्रेजों का यहां पर एक वायसराय था, उसका नाम था एल्गिन, एल्गिन फर्स्ट। ध्यान रखना, एल्गिन नाम से 2 वायसराय हुए। वायसराय में इसलिए बोल रहा हूं, 1857 की क्रांति के बाद ये जो पोस्ट थी भारत का गवर्नर जनरल, बाद में एक एक्ट आया, उस एक्ट के द्वारा इसको गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बोलने लग गए। वही काम था, सारा सब वही काम था, पदनाम बदल दिया गया, कुछ चीजें और चेंज कर दी गई, शासन ब्रिटिश क्राउन को दे दिया, संसद वहां की संसद से, वहां का संसद का एक व्यक्ति होता था वो चलाता था, जिसको भारत सचिव बोलते थे, वो विषय नहीं हमारा। तो एक वायसराय हुआ एल्गिन फर्स्ट, और एक आगे चलकर एक वायसराय और होता है एल्गिन सेकंड। ये जो एल्गिन फर्स्ट था 1863 से 1869, इसके द्वारा इस वहाबी आंदोलन को बहुत ढंग से कुचला गया, अच्छे तरीके से इसने कुचल दिया। यहां से जब कुचला, पकड़ा, मार दिया गया, जेल में बंद कर दिया, फांसी चढ़ा दिया, तो यहां के जो ये नेता थे ये भागे, और भागकर ये गए पटना, आज का जो बिहार में आता है पटना, वहां पर गए। और कालांतर में इस आंदोलन का जो मुख्य केंद्र हो गया था वो हो गया था पटना। यहां के कुछ लीडर थे, वो लीडर आप ध्यान रखना, एक तो शरीयत उल्लाह खां और एक करामात अली, शरीयत उल्लाह खां और करामात अली। तो ये एक आंदोलन है वहाबी आंदोलन, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फैक्ट क्वेश्चन आपको बता दिए। अलीगढ़ आंदोलन पे हम आते हैं। ये जो है सर सैयद अहमद खां, इसको शुरू करते हैं हम एक किताब से। कौन सी किताब? ये वाली, ये किताब है द इंडियन मुसलमान्स, और ये किताब लिखी थी, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर, ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा है, विलियम हंटर, W हंटर, विलियम हंटर ने। इस किताब का सारांश ये है कि मुसलमानों के पिछड़ेपन का और मुसलमानों की गरीबी का क्या कारण है, उन्होंने, विलियम हंटर ने इन चीजों को इसमें लिखा। सारांश में बताऊं तो ये कहा, बोले पहले मुसलमानों की सत्ता थी, मुगलों का दौर था, अंग्रेज जब यहां पर आए तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को पराजित करके यहां की सत्ता प्राप्त की। फिर से अगर मैं उसी बात को दोहराऊं कि हम ज्यादातर जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें झूठ का पुलिंदा पढ़ते हैं, क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो औरंगजेब की डेथ के साथ ही ये जो मुगल साम्राज्य था ये भर भराकर पतन की ओर अग्रसर था, गिरावट आनी शुरू हो गई थी, मराठा ताकतवर हो रहे थे। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने मराठों को निर्णायक रूप से पराजित करके और फिर यहां की सत्ता प्राप्त की, क्योंकि मुगल बादशाह कौन होगा, वो बैठेगा या नहीं बैठेगा, और मुगल बादशाह की सुरक्षा कौन करेंगे, ये सब मराठे तय करते थे। इसके बदले में मराठे मुगल बादशाह से उसकी सिक्योरिटी के बदले में पैसा लिया करते थे, तो फिर ताकत किसके हाथ में? मराठों के हाथ में। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो मराठों के पास ताकत थी। लेकिन हम अगर ये बात करें कि बोले अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने मुसलमानों से सत्ता छीनी, ऊंचे ऊंचे जो इनके पास में पद थे उन पदों से बेदखल कर दिया गया, इसके अलावा इनके पास जो जमीनें थी उन जमीनों को छीन लिया गया, जैसा विलियम हंटर लिखते हैं। उसके कारण यह समाज बहुत पिछड़ा हो गया, बहुत गरीब हो गया, और इस समाज में मुसलमानों के प्रति एक अंग्रेजों के प्रति एक आक्रोश पैदा हो गया, नाराजगी हो गई। तो विलियम हंटर ने यह कहा कि अब यह आवश्यकता है, अंग्रेजों को यह समझना चाहिए कि मुसलमानों को अपने से ज्यादा दूर मत रखो, उनको अपने निकट लाने का प्रयास करो, वरना भविष्य में वो आपके खिलाफ कोई बड़ा विद्रोह कर सकते हैं, जैसा उन्होंने 1857 की क्रांति में किया था।
तो 1857 की क्रांति को ही ये विश्लेषण करते करते और ये सारी सब चीजें ये बता रहे थे विलियम हंटर। इस किताब में दो चीज सामने आई कि एक तो मुसलमानों में ये जो पिछड़ापन और गरीबी है, दूसरी ये चीज सामने आई कि मुसलमानों के माइंड में, सॉरी, अंग्रेजों के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि मुसलमान जो है वो हमारा विरोधी है। क्या दो चीजें? कि एक तो मुसलमानों में पिछड़ापन है और गरीबी है, दूसरा अंग्रेजों के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि मुसलमान जो है वो हमारा विरोधी है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने बाद में अपनी नीति में बदलाव किया। क्या बदलाव किया? उन्होंने मुसलमानों को अपने से दूर किया और हिंदुओं को अपने पास में लाए। हिंदुओं ने अंग्रेजी भाषा को अपनाया, जो वेस्टर्न जो उनका सिलेबस था, जो भी पश्चिमी जो ज्ञान था, उस ज्ञान को ग्रहण किया। और हिंदू समाज में एक पॉजिटिव चीज ये रही कि किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार थे। उनमें तुलनात्मक रूप से इतने बैरियर नहीं थे, अगर कोई नई चीज है तो ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं थी। तो इसलिए इन नई चीजों को बहुत आसानी से हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया। अंग्रेजी भाषा में पढ़े लिखे, पढ़ लिखकर नौकरियों में लगे, समृद्ध हुए। इसके कारण हिंदुओं में बहुत तेजी से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और किसी भी समाज में जब मध्यम वर्ग होता है तो वही मध्यम वर्ग प्रयास करता है उस समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का। मध्यम वर्ग किसी भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक वाहक होता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि इस मध्यम वर्ग की वजह से हिंदुओं में बहुत तेजी से ये सकारात्मक परिवर्तन आए। जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर बहुत प्रयास हुए और उसमें सफलता भी मिली। तुलनात्मक रूप से जब मुसलमानों की बात करते हैं तो उनमें किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे बैरियर होते हैं कि कोई नई चीज जब होती है तो यह लगता है कि कहीं ये संस्कृति और धर्म का इससे कोई पतन ना हो जाए, इसीलिए नई चीजों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसीलिए मुसलमानों में मध्यम वर्ग का उदय नहीं हुआ। मध्यम वर्ग का उदय नहीं हुआ तो वो परिवर्तन नहीं आए जो परिवर्तन हिंदू समाज में आए। ये चीजें सर सैयद अहमद खां के समक्ष भी थी। तो सर सैयद अहमद खां के दिमाग में दो चीज थी। क्या? कि एक तो मुसलमानों में जो पिछड़ापन और जो गरीबी है इसको कैसे दूर किया जाए, दूसरा अंग्रेजों के दिमाग में, उनके माइंड में जो मुसलमानों की जो एक नकारात्मक छवि बनी हुई है कि मुसलमान हमारा विरोधी है, इसलिए मुसलमान को दूर रखा जाए, हिंदुओं को अपने पास रखा जाए। क्योंकि 1857 की जब हम क्रांति देखते हैं तो उस क्रांति में तुलनात्मक रूप से मुसलमान अधिक थे। भले ही आप ये बिहार, बंगाल वाली या पूरी बेल्ट ले लो, उसका एक कारण भी था कि सत्ता पहले मुगलों के हाथ में थी, तो वो सत्ता उनके हाथ में से चली गई थी। तो क्रांति मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इसीलिए कर रहा था कि अंग्रेजों को पराजित करके वापस से सत्ता प्राप्त की जाए और वही मुगलिया दौर वापस लाया जाए। तो इन दो चीजों का सर सैयद अहमद खान ने अपने दिमाग में सेट किया कि एक तो पिछड़ापन और गरीबी कैसे दूर की जाएगी मुसलमानों की, दूसरा अंग्रेजों के दिमाग में हमारी जो छवि बनी हुई है कि हम उनके विरोधी हैं, इस छवि को कैसे दूर किया जाएगा। इन्होंने इस पहली चीज को काउंटर करने के लिए यह कहा मुसलमानों से कि मुसलमानों, तुम भी अंग्रेजी भाषा पढ़ो। ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से तुम जो भी चीज फॉलो कर रहे हो उसको भी करते रहो, लेकिन अगर तुमको नौकरियां लगना है तो तुमको अंग्रेजी भाषा ही पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा पढ़ो और नौकरियां लगो, उसी से तुम समृद्ध होगे। अंग्रेजी पर जोर दिया। इसका मतलब ये मुसलमानों को ये कह रहे थे कि तुम आधुनिक बन जाओ, उनके आधुनिकीकरण पर जोर दे रहे थे। अब जब ये आधुनिकीकरण पर जोर दे रहे हैं तो एक वर्ग ऐसा भी खड़ा होगा जो ये कहेगा नहीं, इन चीजों को फॉलो नहीं करना, हमको तो इस्लाम का जो मूल स्वरूप था उसी को वापस से स्थापित करना है, और उसके लिए हम धार्मिक शिक्षक यानी मुल्ला मौलवी तैयार करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल फॉर्म थी जिसमें विकृतियां आ गई हैं समय के साथ, वापस हम उसको स्टैब्लिश करेंगे। तो उन लोगों के द्वारा इनको विरोध का सामना भी करना पड़ा। लेकिन देखना, इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे प्रयास किए थे। ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि तुम अंग्रेजी पढ़ो क्योंकि नौकरियां तुमको उसी से लगेंगी, तुमको आधुनिक बनना पड़ेगा। आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है व्यक्ति। फिर यह व्यक्ति कह रहा है कि अगर दूसरे धर्मों में भी कोई अच्छी बातें हैं तो तुम उसको भी ग्रहण करो, उसको हटाओ मत, फेंको मत उस चीज को।
हम ये देखते हैं कि इनके द्वारा बाइबल पर टीका लिखी गई थी। टीका होता है किसी भी चीज का शॉर्ट रूप, उसका सारांश। जैसे कई बार होता है ना, कोई गाइड हम पढ़ते हैं, गाइड बहुत मोटी होती है, बोले कौन पढ़ेगा इतनी गाइड, एक काम करते हैं तो कुंजी ले आते हैं। तो कुंजी का मतलब ये होगा उसकी टीका, उसका शॉर्ट रूप, कि वो सारी चीजें, उसका सार उसमें आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। तो बाइबल पर टीका लिखी। इसके अलावा जो कुरान थी, उस कुरान की इन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या भी करी और ये कहा कि बोले आजकल तुम ये जो पीर मुरीदी वाली जो इन फकीरों के पास में जो जा रहे हो और इनके चेले बन रहे हो, ये इनसे तुमको नौकरियां नहीं मिलेगी, तो इसको छोड़ दो तुम। तो ये जो प्रथा थी ना पीर मुरीदी, इस प्रथा का भी विरोध किया कि साहब किसी का चेला बन जाओ, और पीर को मानने लग गए, तो इस चीज का विरोध किया। तो एक आइडियोलॉजी तो समझ में आ रही है इस व्यक्ति की कि सर सैयद अहमद खां क्या कह रहा है कि तुमको आधुनिक बनना पड़ेगा, तुमको अंग्रेजी भाषा में पढ़ना पड़ेगा, तुम बाकी धर्मों में जो अच्छी चीजें हैं उनको भी तुम एक्सेप्ट करो। कुरान में क्या वैज्ञानिक व्याख्या है वो इन्होंने करी। इसके अलावा पीर मुरीदी चीज भी इन्होंने बताई कि ये इसका विरोध किया, पीर मुरीदी चीज का। अब ये जब इस तरह की ये चीज कर रहे हैं, तो एक तो इससे तुम्हारी गरीबी पिछड़ापन दूर होगा, लेकिन कैसे? तुम अंग्रेजी अगर पढ़ भी लिख जाओगे तो अंग्रेजों के दिमाग में तो तुम्हारी एक छवि बनी हुई है नकारात्मक की, मुसलमान तो हमारा विरोधी है। उस छवि को भी इन्होंने सुधारने का प्रयास किया। जैसे मैं एग्जांपल रखता हूं आपके समक्ष, इन्होंने बहुत सारे वैसे संगठन बनाए थे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक संगठन रखता हूं, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो संयुक्त भारतीय देशभक्त सभा, सभा या संगठन। ये जो शब्द है ना पैट्रियोटिक, इसका हिंदी अनुवाद तो होता है देशभक्त, लेकिन अंग्रेजों के समक्ष मुसलमानों को उनका लॉयल सिद्ध करना है, तो इसीलिए जानबूझकर सर सैयद अहमद खान ने इस देशभक्त शब्द की जगह राजभक्त यूज में लिया। इससे क्या होगा? देशभक्त का मतलब है देश के प्रति लॉयल, राजभक्त का मतलब है शासन के प्रति, शासक के प्रति लॉयल। शासक कौन थे? अंग्रेज। तो इसका मतलब उनके सामने यह सिद्ध करना कि जो मुसलमान है वो राजभक्त है, इसका मतलब जो शासक है, तुम ब्रिटिशर्स तुम ही शासक हो, तो हम तुम्हारे प्रति लॉयल हैं, तुम्हारे प्रति वफादार हैं। इसीलिए ये शब्द यूज में लिया कि संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, या इसी को हम कहते हैं राजभक्त एसोसिएशन, जो कब बनाया था? 1888 में। इसको बनाने का एक कारण और था कि इससे पहले 28 दिसंबर 1885 को हम ये देखते हैं कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, तो इन्होंने कांग्रेस का विरोध करने के लिए इस राजभक्त एसोसिएशन को बनाया था। बनारस के राजा थे शिव प्रसाद, उनके साथ में मिलकर, ये शिव प्रसाद बनारस के शासक, इनके साथ में मिलकर इस राजभक्त एसोसिएशन को बनाया था। इसको बनाने का कारण यह था कि देखो, हम कांग्रेस का विरोध करने के लिए संस्था को बना रहे हैं कि कांग्रेस तुम्हारी दुश्मन है और हम तुम्हारे दुश्मन के दुश्मन है, तो तुम्हारे दोस्त हैं, तो इसलिए हम तुम्हारे लिए लॉयल हैं। तो तुम्हारे दिमाग में हमारी जो छवि बनी हुई है उस छवि को दूर करो। इसलिए अब आपको वो चीज समझ में आ रही होगी कि शुरू में इनका जो वो कथन था कि हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन की दो, सुंदर दुल्हन की दो आंखें हैं, वो बाद में इनके विचार कैसे चेंज होकर ये हो गए कि नहीं, वो तो आंखें नहीं है, वो तो अलग अलग देश हैं। हिंदू एक अलग देश है और मुसलमान एक अलग देश है। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने भी काफी कुछ रोल प्ले किया कि इनको कैसे दूर रखा जाए, क्योंकि इनका जो अलीगढ़ आंदोलन चल रहा था, इन्होंने एक कॉलेज बनाया था, ये वाला कॉलेज, ये बना था 1875 में, MAOC, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कब? 1875 में। यही कॉलेज आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। आज जो आप देखते हो ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो यही है। इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 3 प्रिंसिपल के नाम ध्यान रखना। एक तो थियोडोर बेक, इसके अलावा मॉरिसन, और इसके अलावा आर्चबोल्ड। थियोडोर बेक, मॉरिसन और आर्चबोल्ड, ये तीनों इसमें प्रिंसिपल थे, और इन्होंने इस पूरी अलीगढ़ मूवमेंट को अंग्रेजों के फेवर में लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हालांकि उस टाइम जब ये प्रिंसिपल थे तब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ था, तब तक ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही था। और ये जो थियोडोर बेक हैं, ये सर सैयद अहमद खां के समकालीन थे, मतलब जब तक वो जीवित थे उस दौरान ये प्रिंसिपल थे, लेकिन ये दोनों प्रिंसिपल बने थे बाद में,
और इन्होंने ये कहा था कि ये कांग्रेस जो है ये हिंदुओं की एक पार्टी है, तो तुमको अपने बारे में कुछ विचार करना चाहिए, अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। और बाद में इनकी वो आइडियोलॉजी पूरी चेंज होती चली गई कि ना, सुंदर आंख नहीं है, अपने तो जो है हिंदू एक अलग देश है और मुसलमान एक अलग देश है। वापस विषय पर आओ। हम इस पॉइंट को लेकर चल रहे थे कि मुसलमानों में पिछड़ापन और गरीबी दूर करने के लिए तो ये उपाय बताए इन्होंने कि तुमको आधुनिक बनना पड़ेगा। दूसरा, अंग्रेजों के दिमाग में हमारी जो छवि है उस छवि को दूर करने के लिए अपने आप को उनके समक्ष ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम तुम्हारे लिए लॉयल हैं। तो ये संगठन देख लो कि कांग्रेस इनका विरोध कर रही है, तो ये कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजभक्त एसोसिएशन हम बना रहे हैं, इसका मतलब हम शासन के प्रति वफादार हैं। इनके समाचार पत्र के नाम भी देखोगे तो एक है राजभक्त मुसलमान। तो कुल मिलाकर मुसलमानों की जो वो छवि बनी हुई है उस छवि को सुधारने का ये प्रयास कर रहे हैं। और भी इनके संगठन हैं और भी इनके समाचार पत्र हैं, जैसे एक है तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक यानी कि सभ्यता व नैतिकता, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। इनके बनाए हुए मैं और संगठन पर आऊं तो उससे पहले इनको विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों में एक वो वर्ग जो ये नहीं चाहता कि नहीं, हमको आधुनिक नहीं बनना, हमारा तो जो ओरिजिनल जो फॉर्म है इस्लाम की, हमको तो वापस से उसी को स्टैब्लिश करना है। बहुत वैसे हमारे विकृतियां आ गई हैं, उन विकृतियों को दूर करना है, उस ओरिजिनल फॉर्म को स्टैब्लिश करेंगे। और कैसे स्टैब्लिश करेंगे? धार्मिक शिक्षक तैयार करेंगे। तो इनके विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ और वो था देवबंदी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? देवबंदी आंदोलन। लिया क्या मैंने कोई इमेज वगैरह? ये देवबंद मूवमेंट, इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश के देवबंद से, इसीलिए इसको देवबंदी आंदोलन कहा गया। ये शुरू हुआ 1867 से। क्या कहा देवबंदियों ने कि नहीं साहब देखो, सर सैयद अहमद खान जो आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, अपने को आधुनिक नहीं बनना है, अपने तो ओरिजिनल फॉर्म स्टैब्लिश करनी है। किसकी? इस्लाम की, जो ओरिजिनल रूप था। बोले क्यों ओरिजिनल? क्यों? क्योंकि उसमें विकृतियां आ गई, इसलिए वापस से वही ओरिजिनल इस्लाम को स्टैब्लिश करेंगे। कैसे करोगे? कौन बताएगा? समाज में जाकर लोगों को कौन बताएगा? बोले इसके लिए हम धार्मिक शिक्षक तैयार करेंगे। वो धार्मिक शिक्षक जाकर बताएंगे कि ओरिजिनल जो इस्लाम है वो ये है, मतलब मुल्ला और मौलवी तैयार करेंगे। इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। जो देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस का समर्थन किया। क्यों समर्थन किया? क्योंकि अंग्रेजों का विरोध कौन कर रही है? कांग्रेस। अंग्रेजों का ही विरोध कौन कर रहे हैं? देवबंदी। इसीलिए दोनों, ये भी इनके दुश्मन, ये भी इनके दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन आपस में क्या हो गए? दोस्त हो गए। वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जो अलीगढ़ आंदोलन हो रहा है, वो अलीगढ़ आंदोलन इन अंग्रेजों को फेवर कर रहा है, इनको फेवर कर रहा है। तो ये किसका विरोध कर रहा है? कांग्रेस का विरोध कर रहा है। यहां इनके कुछ लीडर थे, उन लीडर के आप नाम ध्यान रखना। एक तो गंगोही, पूरा नाम नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। एक ननोतवी, ये इनके लीडर्स थे। इसमें एक व्यक्ति हैं मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन ने कहा कि इसको सामाजिक और धार्मिक सुधार तक मत रखो, इसको राजनीतिक संस्था बनाओ, क्योंकि आप अगर जो परिवर्तन चाहते हो उसके लिए आपको इसको राजनीतिक संस्था बनाना पड़ेगा। तो ये इसके संस्थापक थे वैसे गंगोही और ननोतवी, लेकिन इसको राजनीतिक संस्था का जो रूप दिया था वो महमूद हसन ने दिया था। एक व्यक्ति और इंटरेस्टिंग, शिबली नुमानी। शिबली नुमानी, ध्यान रखना, औरत नहीं है, आदमी है ना, शिबली नुमानी। शिबली नुमानी पहले इस अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे, मतलब सर सैयद अहमद खान के साथ में जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में शायद या तो इनकी जो मॉडर्नाइजेशन वाली जो थ्योरी थी कि साहब आपको आधुनिक बनना है, या तो वो पसंद नहीं आई होगी कि नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही कुछ आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। ये शायद इनके साथ में कुछ वैचारिक मतभेद हो गए होंगे या कुछ और इनसे झगड़ा हो गया होगा। तो शिबली नुमानी ने इस अलीगढ़ आंदोलन को छोड़ दिया और उनकी विचारधारा में फिर यू टर्न आ गया। अलीगढ़ आंदोलन को छोड़कर और वो बाद में उस देवबंदी आंदोलन से जुड़ गए थे। और वो ये कहते हैं नहीं साहब, ये जो देवबंदी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि अपने को तो इस्लाम की ओरिजिनल फॉर्म को एस्टेब्लिश करना है, धार्मिक शिक्षक यानी कि मुल्ला और मौलवी तैयार करने हैं जो जाकर लोगों को बताएंगे, और साहब अपन कांग्रेस का समर्थन करेंगे और अंग्रेजों का अपन विरोध करते हैं। ठीक, इतनी बात। इनके बनाए हुए कुछ संगठन और हैं। देखो वैसे ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का स्पेशल बैच है जो भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इस पूरे बैच को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पर इन वीडियोस को आप एंजॉय कर सकते हैं।
काफी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और कुछ बचा हुआ अभी पार्ट है, बचा हुआ पार्ट भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और जो नोट्स हैं वो पीडीएफ आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बनाए हुए एक तो अब कुछ हमको संगठन देखने हैं, इसके अलावा इनके कुछ समाचार पत्र वगैरह, और इसके अलावा इनकी कुछ पुस्तकें और इनके सहयोगी। ध्यान देना,